हेलो स्टूडेंट्स, एडन गुरु की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विशेष रूप से जलधाराओं के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने जलधाराओं के विभिन्न आयामों पर बृहद चर्चा की, जैसे जलधाराएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और अलग अलग सागरों में कौन कौन सी जलधाराएं कहाँ कहाँ चलती हैं, किन किन तटों पर चलती हैं, इन सब पर चर्चा हुई। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जलधारा सागर के अंदर की एक महत्वपूर्ण गति है जो परिसंचरण के रूप में देखी जाती है। अतः सागर के अंदर एवं सागर के बाहर यानी जो स्थलीय भाग हैं सभी पर इसका व्यापक प्रभाव अनेक अर्थों में देखा जाता है। उसी प्रभावों की चर्चा आज मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा। जब जलधाराओं के चर्चा की बात होती है तो इसको भी विभिन्न आयामों से देखा जाता है, जैसे नंबर 1 जलवायविक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 परिवहन, अनेक आयाम हैं ये। और लास्ट में कह सकते हो पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इन सभी आयामों पर हम लोग आज अपनी इस क्लास में बृहद चर्चा करेंगे। जब जलवायविक प्रभावों की बात होती है तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जलधाराएं जलवायविक परिस्थितियों को अत्यधिक नियंत्रित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ये खास बात देखी जाती है जलवायविक परिस्थितियों में, विशेष रूप से तापमान और वर्षण को। जलधाराओं को जलवायविक परिस्थितियों के संदर्भ में यदि तापमान की दृष्टि से देखें तो एक सिंपल सी लाइन आप कह सकते हैं कि जलधाराएं सागर के अंदर तापमान का इंजन है। इन्हें विशाल इंजन कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि स्थल पर पवनों के प्रभाव स्वरूप ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है, ऐसी ही सागर के अंदर भी जलधाराओं के प्रभाव स्वरूप सागरीय जल की ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती है और इसी की वजह से सागर के अंदर तापमान का नियंत्रण देखा जाता है। इसीलिए इसे जांट हीट इंजन यानी विशाल ऊष्मा इंजन भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली ऊष्मा के लगभग 25% भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित करती हैं। पता आप लोगों को? यस सर। जैसे आपने पढ़ा था, पवने पृथ्वी के ऊपर 75% ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित करती हैं। उसी प्रकार जलधाराएं लगभग 25% ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित करती हैं। सभी लोग समझ रहे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सभी? रूपाली, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नहीं ना? गुड। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर तापमान का एक नियंत्रण देखा जाता है। एक खास बात देखी जाती है कि पृथ्वी के ऊपर सागर में पाई जाने वाली जलधाराएं विषुवत क्षेत्र के उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों तक ले जाती हैं और इस क्रम में यह देखा जाता है कि जिस तट के साथ गुजरती हैं उस तट के तापमान को भी बढ़ाती जाती है। जैसे कल्पना करो कि हम लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं और इस क्लास में हम लोगों के साथ यहाँ से पानी बह रहा है, ऐसे पानी जा रहा है और एक गर्म पानी है, यूं बह रहा है। तो आप सोचो कि क्लास में क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। इस क्लास के अंदर आप देखोगे आर्द्रता बढ़ जाएगी, इस क्लास में देखोगे तापमान बढ़ जाएगा, है या नहीं? यस सर। तापमान और आर्द्रता इस क्लास का बढ़ जाएगा और मान लो
कुछ देर बाद अचानक तापमान कम हो गया तो हो सकता है वर्षण शुरू हो जाए। समझे? तो अनेक अर्थों में ये इस तरह से प्रभावित करती है। बात हम इस समय तापमान की कर रहे हैं, वर्षण की अभी होगी। जैसे आप लोग देखते हो गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के तट से गुजरती है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के एक गर्म जल धारा होने की वजह से जब यह संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के पास से गुजरती है तो न्यूयॉर्क और उसके आसपास के क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है। इसीलिए तुम देखोगे अमेरिका के पूर्वी तट पर गर्मियों के दिनों में तुलनात्मक रूप से तापमान बढ़ जाता है। तो यही गल्फ स्ट्रीम जब यूरोप के तट पर पहुंचती है तो वहां पर तापमान को एक बार फिर बढ़ा देती है। इसीलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि न्यूयॉर्क जो लगभग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है और वहीं बर्लिन जो लगभग 52 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, दोनों के तापमान में समानता पाई जाती है। इसके बावजूद कि बर्लिन आंतरिक भाग में स्थित है। सोचो, एक गर्मियों के दिनों की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से यहां पर जलधाराएं तापमान को बढ़ाती भी हैं। तो वहीं पर आप लोग एक और बात देखोगे, जलधाराएं जो ठंडी होती हैं जब तटों के साथ चलती हैं तो वहां के औसत तापमान को गिरा देती हैं। जैसे लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड, ओयाशियो, ये सब ठंडी जलधारा है ना। फॉकलैंड, बेंगुला, ये सभी ठंडी जलधाराएं अपने क्षेत्र के औसत तापमान को नीचे कर देती। इसीलिए तुम लोग देखोगे ग्रीनलैंड और कनाडा का उत्तरी पूर्वी भाग वैसे तो अक्षांशीय दृष्टि से यूरोप के समानांतर स्थित है, परंतु कनाडा वाले क्षेत्र में तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहता है। और ग्रीनलैंड की तो बात ही क्या की जाए, ग्रीनलैंड तो साल के सभी दिनों में साहब जी जमे रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ग्रीनलैंड के दोनों ओर ईस्ट ग्रीनलैंड और लैब्राडोर जलधाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से इसका औसत तापमान नीचे रहता है। नहीं तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि तापमान इस तरह से नियंत्रित होता है। फिर जरा वर्षण को देख लो भाई। जब वर्षण के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो एक बड़ी खास बात दिखाई देती है कि जैसे तापमान नियंत्रित होता है ऐसी ही वर्षण की परिस्थितियां भी नियंत्रित होती हैं। जिन तटों के साथ गर्म जलधाराएं चलती हैं वहां पर सामान्यतः देखा जाता है कि तापमान ऊंचा रहता है, और जब इन्हीं गर्म जलधाराओं के ऊपर से पौने गुजरती हैं तो वे और भी गर्म होती हैं, उनका आयतन बढ़ता है और नमी को और भी ज्यादा अवशोषित करती है। यानी कि बड़ी मात्रा में नमी को लेकर वे स्थल पर जब पहुंचती हैं तो खूब वर्षा होती है। समझ में आ रही बात? इससे तटीय भागों में खूब वर्षा होती है। जैसे आप लोग सोच सकते हो ब्राजीलियन जलधारा जो ब्राजील के तट पर चलती है, वहां पर जब पूर्वापों ने उसके ऊपर से गुजरती हैं तो बड़ी मात्रा में नमी को लेकर ब्राजील के तटीय भागों में वर्षा करती हैं। इसी तरह से और बहुत सारी जलधाराएं हैं। तो कल्पना करो ये ठंडी जलधाराएं साहब क्या करेंगे। इसका मतलब ये है ठंडी जलधाराएं होंगी जिन तटों के साथ गुजरती होंगी
वहां पर औसत से कम जब तापमान हो जाएगा, और ऐसे में उसके ऊपर से यदि कोई वायु गुजरती है तो नमी उसे कम प्राप्त होगी, वह खुद ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर आयतन उसका कम होगा, और आयतन कम होने से नमी धारण की क्षमता कम हो जाएगी, और नमी धारण क्षमता कम होने से जब यही वायु स्थल पर जाएगी तो ऐसे में वहां पर वर्षा कम होगी। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। गुड। इसीलिए एक बड़ी खास बात देखोगे आप लोग कि जिन तटों के साथ ठंडी जलधाराएं चलती हैं उन तटों के पास में मरुस्थल पाए जाते हैं, और यह बात यहां पर बड़ी चरितार्थ होती है कि बगल में पानी है और फिर भी प्यासे हैं, मरुस्थल है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कभी धूप कभी छांव, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, और प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। यानी कि सागर बगल में है और फिर भी स्थल प्यासा है, मरुस्थल चारों ओर फैला हुआ है। आप देखना चाहते हो तो कभी नामीब के तट पर जाओ, नामीब के तट के पास जहां पर बेंगुला जलधारा चलती है, जो ठंडी जलधारा है, उसी के प्रभाव स्वरूप तट से थोड़ी ही दूर पर नामीब मरुस्थल शुरू हो जाता है। तो वहीं आप देखोगे जहां पर हुम्बोल्ट करन बहती है, वहीं पर चिली का दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा स्थित है। ऐसी विश्व में कहीं पर भी जाओगे, तमाम जगहों पर देखोगे, तमाम तटों पर यह स्थिति दिखाई देगी कि जहां जहां ठंडी जलधारा बह रही है वहीं पर मरुस्थल है। ठीक है, आप लोग सामने डायग्राम में देख सकते हो। इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कैलिफोर्निया जलधारा के पास वहीं पर मोजावे, सोनारन, एरिजोना जैसे मरुस्थल हैं, तो वहीं दक्षिण अमेरिका में हुम्बोल्ट करन के पास में ही आपको अटाकामा है, तो वहीं फोकलैंड जलधारा के पास पैटागोनिया मरुस्थल है, तो वहीं अटलांटिक के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेंगुला जलधारा के पास नामीब मरुस्थल है। तो आप देखोगे अफ्रीका के उत्तरी भाग में जहां सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, उसके तट पर कैनारी जलधारा बहती है, जो एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है। इसी तरह से जब हिंद महासागर में आप आएंगे तो हिंद महासागर में भी आप देखोगे इसके पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलियन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, जिसके तट के पास ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन जैसे बड़े बड़े मरुस्थल यहाँ पर फैले हुए हैं। यानी कि आप एक बात कह सकते हो कि मरुस्थलों के बनने में जलधाराओं की एक प्रमुख भूमिका होती है। इसके अलावा वायु की कैसी भूमिका होती है, वायु भी कैसे इसके बनने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाती हैं, इस पर हम लोग अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। जहां पर जब वायुमंडल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि कैसे उच्च वायुदाब की पेटियां या पूर्वापोनो के क्षेत्र में मरुस्थल बन रहे हैं। ये मैं बात इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि आपके मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे हम लोग निकलते हैं तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है जलवायु के बाद आर्थिक। सामान्यतः देखा जाता है कि जिन तटों के साथ ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं वहां पर प्लैंकटन के विकास योग्य परिस्थितियां बनती हैं। जलधाराओं का महत्व अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखा जाता है। जिन तटों के साथ ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं वहां पर मत्स्य योग्य परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि
ऐसे क्षेत्र में प्लैंकटन्स का अत्यधिक विकास होता है। समझे? प्लैंकटन्स आप लोग जानते ही होंगे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको मछलियां खाती हैं। जो छोटी मछलियां होती हैं ना, इन्हीं प्लैंकटन्स को खाती हैं। तो प्लैंकटन्स को छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियों को उससे बड़ी मछलियां खाती हैं, उससे बड़ी मछलियों को उससे भी बड़ी मछलियां। तो इस तरह से वहां पे एक फूड चेन बनता है। होता यह है कि जब गर्म जलधाराएं विषुवत-रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर चलती हैं और उधर से ठंडी जलधाराएं आती हैं, तो वहां पर इनके मिलने के क्षेत्र में तापमान नॉर्मल हो जाता है। जलधारा के अधिक गर्म होने से भी प्लैंकटन का विकास कम होता है। समझे? और अत्यधिक ठंडा होने से भी प्लैंकटन्स का विकास कम होता है। समझ रहे आप लोग? और यह भी सत्य है कि जहां पर दोनों आके मिल जाएंगी वहां पर तापमान सामान्य हो जाएगा और जिसकी वजह से प्लैंकटन्स का विकास तेजी से होगा। इसको आप लोग समझ सकते हो, जैसे जहां पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आकर मिलती हैं, वहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र बनता है। पता आप लोगों को, कनाडा के पूर्वी भाग में आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूफाउंडलैंड बैंक, पीरी बैंक, सुना है ना सब? ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जो मत्स्यन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र बनता है। पता आप लोगों को, कनाडा के पूर्वी भाग में आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूफाउंडलैंड बैंक, पीरी बैंक, सुना है ना सब? ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जो मत्स्यन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और उदाहरण भी आप लोग देख सकते हो, और वह है एशिया के पूर्वी भाग में। एशिया के पूर्वी भाग में यानी प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में, जहां पर क्यूरोशियो और ओयासियो जलधाराएं आकर मिलती हैं, वहां पर भी मत्स्यन योग्य परिस्थितियां बनती हैं। इसीलिए आप लोग इस क्षेत्र में देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्यन क्षेत्र बनता है। यानी कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्यन क्षेत्र। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। और वहीं पर आप देखोगे जापान, चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ये सभी बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले देश हैं। ठीक है? तो इस रूप में यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव कहा जा सकता है। जलधाराओं का प्रभाव परिवहन की दृष्टि से भी देखा जाता है। प्राचीन काल में नाविक इन्हीं जलधाराओं के साथ सुदूर समुद्री यात्राएं किया करते थे, क्योंकि पहले जो नाव होती थी वो पाल वाली होती थी, कपड़े वाली, जिस पर कैनवास लगे होते थे। और ये जो कैनवास होते थे ये पवन के प्रभाव से चलते थे। और नीचे जरा सोचो, पानी भी चल रहा है, तो ऊपर भी फोर्स और नीचे भी फोर्स, तो जिसके प्रभाव स्वरूप जहाजें बड़ी तेज भागे करती थी। आप लोगों ने मूवी देखी भी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, है ना? बड़ी जबरदस्त मूवी है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि उसमें जो जहाजें दिखाई गई हैं वो सब पाल वाली हैं और हवा के इफेक्ट्स और जलधाराओं के इफेक्ट से वो चलती थी। यूरोप से जहाजें कैनारी जलधारा के साथ अमेरिका की ओर पहुंचती थी और अमेरिका से जहाजें गल्फ स्ट्रीम के साथ यूरोप की ओर पहुंचती थी। समझे? अब जरा सोचो आप लोग, वास्को डी गामा इंडिया जब आया होगा तो उसे किन किन जलधाराओं का सामना करना पड़ा होगा।
तो आप जब देखोगे उसे कुछ दूर तक तो कैनारी जलधारा का प्रभाव मिला होगा, और फिर आ गया डोलड्रम विषुवत-रेखी क्षेत्र, जहां तो पौने चलती नहीं है, परंतु जब उससे आगे भी निकला होगा तो बेंगुला जैसी धारा मिली होगी जो उल्टा प्रभाव, और फिर जब वहां से निकला होगा तो अगुलहास जलधारा मिली होगी। परंतु इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वह व्यक्ति इंडिया की ओर पहुंचा, परंतु जब वह यूरोप की ओर गया होगा तो यही अगुलहास धारा उसके फेवर में रही होगी, बेंगुला धारा फेवर में रही होगी। ये बातें प्राचीन काल की हैं, परंतु आधुनिक काल के हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरा इफेक्ट देखा जाता है कि नॉर्वेजियन जलधारा के प्रभाव स्वरूप यूरोप के तट साल के सभी दिनों में खुले रहते हैं, समझे। और इसी वजह से यूरोप में सदैव वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां चलती रहती हैं। नॉर्वेजियन का प्रभाव तो इतना दूर तक देखा जाता है कि आर्कटिक जोन को पार करके भी ऊपर तक देखा जाता है। इसीलिए जो रूस का एक बंदरगाह है मुर्मांस्क, जो आर्कटिक क्षेत्र में है, नॉर्वेजियन जलधारा के प्रभाव स्वरूप साल के सभी दिनों में खुला रहता है। एक बड़ी खास बात, और यह एकमात्र बंदरगाह है, इसलिए देखोगे रूस की सेना का एक बड़ा नौसैनिक अड्डा भी है। इसी तरह से आप कह सकते हो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन, रोटरडम, एम्स्टर्डम, है ना, ओस्लो, ये सब बड़े बड़े पोर्ट हैं, हमेशा खुले रहते हैं, और इसीलिए यूरोप में वाणिज्य व्यापार सदैव चलता रहता है। और प्राचीन काल से ही आप लोग देखोगे, जब से उत्तरी अमेरिका की खोज हुई, इन्हीं जलधाराओं के सहारे नाविक यूरोप से अमेरिका और अमेरिका से यूरोप आते जाते रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे आज भी उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है, समुद्री मार्ग, यह दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है। यह सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग के रूप में देखा जाता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से यह परिवहन पर भी प्रभाव डालती है, ये जनसंख्या के वितरण पर भी प्रभाव डालती हैं। तो ये तो परिवहन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ, परंतु कई बार जलधाराएं परिवहन पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। जैसे जब किसी क्षेत्र से ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो वे अपने साथ बड़े बड़े आइसबर्ग लेकर चलती हैं, समझे। आइसबर्ग मतलब एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा जो पानी में तैरता है। ये बड़े बड़े आइसबर्ग लेकर चलती हैं, और ये आइसबर्ग चलती हुई जहाजों के लिए दुर्घटना के कारण बनते हैं भाई। जब इन आइसबर्ग से जहाजें टकरा जाती हैं तो डूब जाती हैं। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं आप पूरे परिवहन काल में देखोगे, और उसी में से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण दुर्घटना टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना, जो 1912 में हुई थी, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना मानी जाती है। आप लोगों ने मूवी देखी भी होगी टाइटैनिक, जिसमें जहाज जो है आइसबर्ग से टकरा जाती है और परिणाम स्वरूप डूब जाती है। आज भी इसी से बचने के लिए जब यह दुर्घटना हो गई तो यह हुआ कि इतनी बड़ी क्षति हुई, दोबारा इस प्रकार की क्षति न हो, उसको रोका जाना चाहिए। तो आज भी इस एरिया में मैनुअल पेट्रोलिंग हमेशा चलती रहती, समझे। इसके बावजूद कि अब जहाजें ज़्यादातर सैटेलाइट से चलती हैं, पर तो भी मैनुअल पेट्रोलिंग होती रहती, समझे। इसके बाद जनसंख्या के वितरण को देखते हैं। जनसंख्या के वितरण में जलधाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप देखोगे विश्व के जिस भाग में भी जाओगे
आपको जनसंख्या और जलधाराओं के बीच एक संबंध दिखाई देगा, जो उसके वितरण घनत्व अनेक अर्थों में ये दिखाई देगा। जैसे यूरोप को ही देख लो भाई, सामान्यतः देखा जाता है कि जिन तटों के साथ उच्च अक्षांशों पर गर्म जलधाराएं चलती हैं, वहां पर जनसंख्या अधिक होती है। यूरोप का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। यूरोप के तट पर गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ते हुए नॉर्वेजियन के नाम से जानी जाती है, जो यूरोप के तापमान को अत्यधिक परिमार्जित करती है। समझे आप लोग? उसकी वजह से यूरोप का तापमान सर्दियों के दिनों में बहुत अधिक नीचे नहीं गिर पाता है। यदि गल्फ स्ट्रीम नहीं होती ना वहां पर, तो यूरोप में भी सर्दियों के दिनों में अत्यधिक कठोर सर्दी पड़ती, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा पहुंचती है नॉर्वेजियन के रूप में, उस क्षेत्र के तापमान को तुलनात्मक रूप से बढ़ा देती है। तो वहीं लैब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड जो ठंडी पौने हैं, वहां के तापमान को इतना नीचे कर देती हैं अपने आसपास के क्षेत्र में कि वह क्षेत्र पूरा परमाफ्रॉस्ट है, विशेष रूप से ग्रीनलैंड। परमाफ्रॉस्ट समझ रहे आप लोग? परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से जमा रहे। ठीक है, तो ग्रीनलैंड एक परमाफ्रॉस्ट रीजन के रूप में जाना जाता है। चलिए भाई, एक तो यहां हुआ, फिर जापान के तट के आसपास आप देख सकते हो, कनाडा के पश्चिमी भाग में देख सकते हो, जहां पश्चिमी भाग में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के तट पर नॉर्थ पैसिफिक गर्म जलधारा का प्रभाव देखा जाता है। तो वहां पर जलवायु परिस्थितियां बड़ी उत्तम पाई जाती हैं, विशेष रूप से वैंकूवर के आसपास के क्षेत्र में। तो वहां पर भी जनसंख्या का एक बड़ा पॉकेट देखा जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अनेक अर्थों में जलधाराओं का प्रभाव देखा जाता है। इसको आप लोग याद रखिए, और हो सकता है कि आपकी मुख्य परीक्षा में ये कभी भी पूछा जा सकता है। फिर से ये पूछा भी गया है, मैंने पहले भी बताया था। हो सकता है कभी एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए कि जलधाराओं के प्रभाव को समझाइए या उल्लेखित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा काम कीजिए। इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर हम लोग आगे मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू। बच्चों, आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु हैं: नंबर 1, जलधाराएं जलवायविक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब को अत्यधिक नियंत्रित करती हैं। जलधाराओं को सागर के अंदर तापमान का इंजन भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, जिन तटों के साथ ठंडी जलधाराएं चलती हैं, उन तटों के पास में मरुस्थल पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, सामान्यतः जिन तटों पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में प्लैंक्टन्स का विकास होता है। पॉइंट नंबर 4, जिन तटों के साथ उच्च अक्षांशों पर गर्म जलधाराएं चलती हैं, उन स्थानों पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। बच्चों, अगले वीडियो पर जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें।